दोस्तों, आज देश की राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर चिंताएं होनी चाहिए। चिंता केंद्र की सरकार को भी और चिंता अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी, क्योंकि भारत दोस्तों एक ऐसा देश है जो अलग अलग राज्यों के संघ से बना है। मतलब हमारे देश में फेडरल कॉर्पोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में अलग अलग राज्यों को जोड़कर केंद्र सरकार चलती है और हमेशा से चलती आई है। और मोदी जी की तो खासियत ही यही है कि वो एक राज्य के लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन देखिए ना, वो मोदी जी जो अपने वक्त में अपने राज्य के मुख्यमंत्री रहे, आज खुद जब प्रधानमंत्री हैं तो एक लिस्ट है पूरी कि मुख्यमंत्री उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। एक तरह से उन्होंने बॉयकॉट कर दिया है। दोस्तों, बड़ी अजीब सी स्थिति है जो किसी भी हाल में हमारे लोकतंत्र के साथ साथ हमारे भारत के विकास के लिए अच्छी नहीं है। दोस्तों, आज दिल्ली में नीति आयोग की मीटिंग हो रही है। दोस्तों, नीति आयोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है। इसकी अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। इससे पहले प्लानिंग कमीशन होता था और प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते थे। तो मोदी जी आए तो प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया नए एजेंडे के साथ। तो इसको लेकर आज दिल्ली में बैठक हो रही है और इस नीति आयोग को थिंक टैंक आप कह सकते हैं। मतलब केंद्र सरकार आने वाले वक्त में देश के लिए किस तरह की पॉलिसीज बनाएगी, उन पॉलिसीज को लेकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्र सरकार बैठक करती है, पूछती है भाई आप क्या क्या दिक्कत है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अलग अलग न केवल दिक्कतें बताते हैं बल्कि सुझाव भी देते हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों का होना यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि राज्यों को जोड़कर ही तो देश बना है। हर राज्य की अपनी कुशलता है। कई बार किसी राज्य में कोई ऐसी योजना होती है जो केंद्र भी अपनाती है, उससे बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। कई बार किसी राज्य की कोई ऐसी गलती होती है जो केंद्र को लगता है कि दूसरे राज्य ना करे। तो एक तरह से आप कह लीजिए कि देश भर के जितने भी बड़े थिंक टैंक हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, अलग अलग राज्यों के इंपॉर्टेंट मंत्री, केंद्र सरकार के इंपॉर्टेंट मंत्री, जैसे अमित शाह की मौजूदगी यहाँ पर है, राजनाथ सिंह की मौजूदगी है, खुद मोदी जी तो यहाँ पर मौजूद है ही। एक तरह से बैठकर तमाम लोग चर्चा करते हैं इस बात को लेकर कि आने वाले 5 सालों का क्या एजेंडा हो, कौन सी पॉलिसीज बने, क्योंकि पॉलिसी कोई एक दिन के लिए तो बनती नहीं है। पॉलिसी तो 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, 15 साल के लिए बनती है, 5 साल के लिए बनती है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि दिल्ली में नीति आयोग की आज हो रही इस मीटिंग का बड़े स्तर पर इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्रियों ने बॉयकॉट कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि हम इस मीटिंग में नहीं आएंगे। आखिर इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्रियों का इस मीटिंग में ना आना कैसे एक विफलता है केंद्र सरकार की, और इस विफलता का परिणाम कैसे देश को भुगतना पड़ेगा, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन पहले जान लीजिए कि इस बैठक में कौन कौन वो मुख्यमंत्री हैं जो नहीं आ रहे। दोस्तों, इस बैठक में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित रखा जाएगा। गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग की शीर्ष निकाय है। इसमें सभी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। दोस्तों, इसमें कौन कौन से मुख्यमंत्री नहीं आ रहे और क्यों नहीं आ रहे, वजह क्या है, मुख्यमंत्रियों की गैर मौजूदगी क्यों है, क्यों मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ बैठना नहीं चाहते हैं, इस बैठक में किसी भी हाल में अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं कराने वाले हैं, ये भी मैं आपको बताऊं कि पहले जान लीजिए नाम मुख्यमंत्रियों के। जैसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, वो नहीं आ रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर लगातार सस्पेंस था कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, फिर वो नहीं आए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी नहीं आ रहे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पी.एस. येदियुरप्पा भी नहीं आए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी नहीं आए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी नहीं आए। मतलब आप कह सकते हैं केवल कांग्रेस शासित राज्य नहीं, इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री नहीं आए। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसके अलावा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी नहीं आए और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी नहीं आए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री तो खेल जेल में ही है, तो वो कैसे ही आएंगे। इस बीच बैठक में बवाल तब मच गया जब बैठक को बीच में छोड़ते हुए ममता बनर्जी बाहर आ गई और मीडिया से कहा कि मैं बोलना चाहती थी लेकिन मुझे सिर्फ 5 मिनट ही बोलने दिया गया। मुझसे पहले जिन लोगों ने बोला वो 10-20 मिनट तक बोले, मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी गई। यही नहीं, मीडिया से ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर पक्षपात करने का आरोप भी लगा दिया और कह दिया कि वो सीधा यहाँ से अब जा रही हैं। तमतमाते हुए ममता बनर्जी निकली तो लोगों को हैरानी इस बात पर भी हुई कि आखिर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रधानमंत्री की इस महत्वपूर्ण बैठक का बॉयकॉट किया तो किया, लेकिन नीतीश कुमार आखिर इस बैठक में क्यों नहीं आए। एनडीए के बेहद महत्वपूर्ण सहयोगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तब इस बैठक में नहीं आए जब आरोप ही तमाम विपक्षी दल ये लगा रहे हैं कि बजट में सब कुछ बिहार को दे दिया गया।
तो बड़ा सवाल ये कि इन मुख्यमंत्रियों को क्या आपत्ति है, ये लोग क्यों नहीं आए हैं। बात जब विकसित राष्ट्र की हो रही है तो किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को केंद्र के मंत्रियों के साथ, प्रधानमंत्री के साथ बैठक करने में, बात करने में कि दिक्कत क्या है। वित्त मंत्री भी वहां पर मौजूद होंगी। तो वजह यह है दोस्तों कि ये तमाम इंडिया गठबंधन के जो मुख्यमंत्री हैं उनका ये कहना है कि जब बजट में उनका घोर एक तरह से अनदेखी हुई, उनकी सुनी नहीं गई और उनके राज्य को कुछ मिला नहीं, तो फिर हम यहाँ पर आके करें क्या। दोस्तों बजट को लेकर तमाम तरह की नाराजगी संसद के अंदर विपक्षी पार्टियों के नेता दिखा चुके हैं। विपक्षी दल तो ये भी कहते हैं कि ये बजट नायडू नीतीश का बजट है, ये तो आंध्र प्रदेश और बिहार का बजट है, इसमें देश को मिला क्या। और इसी लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में अपने भाषण में ये भी बोला था कि बजट भाषण जो पढ़ा जाता है वो एक छोटा सा अंश होता है। बजट आपने पूरा पढ़ा, उसमें किस राज्य को क्या मिला है वो पढ़े बिना, वो बताए बिना आप इस तरह का प्रचार क्यों कर रहे हैं कि इस राज्य को ये नहीं मिला, उस राज्य को ये नहीं मिला। हो सकता है कि हमने राज्य के नाम ना लिए हों स्पीच में, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि राज्य को मिला नहीं। और कांग्रेस पार्टी क्या सब राज्यों को बजट में देती थी, इस तरह की बातें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बोली राज्यसभा में। लेकिन बात ऐसी है दोस्तों कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इस तरह के टकराव की हमें उम्मीद थी ही, क्योंकि इस तरह का टकराव न केवल मोदी सरकार को मुश्किल में डालता है बल्कि एक परसेप्शन क्रिएट करता है कि देखिए हमारे राज्य को तो कुछ मिला ही नहीं। खासतौर पर पंजाब जैसे राज्य, ये वो राज्य हैं दोस्तों जो कि आर्थिक रूप से इनकी हालत अच्छी नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार से, इनको बहुत ज़्यादा आस होती है, उम्मीद होती है। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र भी बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है, राजनीतिक तौर पर तो इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं इस साल, और महाराष्ट्र तो वैसे भी आर्थिक राजधानी है देश की, हर पार्टी चाहती है कि वहाँ उसकी सरकार बने। लेकिन महाराष्ट्र में भी चाहे वो शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हों या शिवसेना की तरफ से संजय राउत, तो वो लगातार यही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को तो कुछ मिला नहीं। और संजय राउत ने तो अभियान छोड़ रखा है, लगातार अभियान चला रखा है कि महाराष्ट्र की जितनी बड़ी कंपनियां थी, जितना बड़ा उद्योग था, सब गुजरात वालों को दे दिया, सब गुजरात पहुंचाया जा रहा है। और महाराष्ट्र में दोस्तों एक सेंटीमेंट रहा है हमेशा से, एंटी गुजरात आप कह सकते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच का एक टकराव बनाने की स्थिति यहाँ की राजनीति में रही है। मतलब मराठा अस्मिता तो बाद में आई, इससे पहले जो गुजरातियों को लेकर एक सेंटिमेंट था महाराष्ट्र में, वो सबसे पहले एक तरफ से आप कह सकते हैं कि बाला साहब ठाकरे की राजनीति की शुरुआत वहीं से हुई थी। ये मराठा सेंटिमेंट तो बहुत बाद में आया था, उसके बाद हिंदुत्व का मुद्दा भी बाला साहब ठाकरे ने उठाया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में उद्योग को लेकर जो कंपटीशन है वो रहा है हमेशा से, और इस बीच महाराष्ट्र में जिस तरह से पॉलिटिक्स बदली है ये भी आप जानते हैं। तो ऐसे में इन मुख्यमंत्रियों का ये कहना कि हमसे उद्योग छीने जा रहे हैं, उसके बाद बजट में हमें एलोकेशन भी नहीं मिला, जाहिर तौर पर केंद्र सरकार के लिए अच्छा नहीं है दोस्तों। और उससे भी ऊपर मुझे लगता है कि ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अब इस पॉलिटिक्स में हर किसी को अपना लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार ये कह सकती है कि देखिए वित्त मंत्री वहां पर बैठी हैं, नीति आयोग की बैठक में आपको जो भी नाराजगी आप वित्त मंत्री से कह सकते हैं, प्रधानमंत्री वहां पर बैठे हुए हैं, आपको जो नाराजगी आप पीएम से कह सकते हैं। आप विपक्षी गठबंधन को भारत के विकास से क्या दिक्कत है कि इंडिया गठबंधन के लोग भारत के विकसित भारत के एजेंडे के तहत बात हो रही है और आ नहीं रहे, ये पॉलिटिक्स बीजेपी को सूट करती है, वो यही कह रही है। इंडिया गठबंधन को, ये मुख्यमंत्रियों को सूट करता है तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए बजट पे हमको कुछ मिला नहीं तो हम क्यों आए। लेकिन ये देश को सूट नहीं करता। मुझे लगता है कि इस तरह का जो ये एक गैप है केंद्र और राज्यों के बीच, ही नहीं होना चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी दोस्तों केंद्र सरकार की होती है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार से शिकायतें राज्यों को पहली बार है, इससे पहले भी रही है, मनमोहन सरकार के दौरान भी रही हैं। लेकिन हाल के दिनों में अगर ये शिकायतें बढ़ी हैं तो इसको लेकर केंद्र सरकार को बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा बड़ा ही जो खाई है उसको एक तरह से भरने का, पाटने का काम करता है। केंद्र सरकार को बैठकर विमर्श करना चाहिए। अगर कोई हो सकता है नाराजगी हो, कोई जायज नाराजगी हो, कुछ नाजायज नाराजगी हो, उनसे बैठकर बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर वाकई में प्रधानमंत्री चाहते हैं कोई फोटो ऑफ अपॉर्चुनिटी के बिना विकसित भारत के संकल्प के साथ 2047 के एजेंडे के तहत वो चर्चा करना चाहते हैं, और इतने बड़े स्तर पर इतने इंपॉर्टेंट राज्यों के मुख्यमंत्री गैर हाजिर हैं, तो मोदी जी को भी ये समझना चाहिए कि उनकी राजनीति जिस तरह से पिछले 10 सालों में चली, उसका जवाब ही क्या विपक्ष उनको अब दे रहा है। दोस्तों एक वक्त में जब
मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो केंद्र सरकार से, उस वक्त की डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार से ये बोलते थे कि हम कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे, हम बस इतना मांग रहे हैं कि जितना हम आपको देते हैं एक राज्य के तौर पर, हमको हमारा हिस्सा तो दे दीजिए। आज वही चीजें दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री मोदी जी से कह रहे हैं। मांग वही है दोस्तों, बस हालात बदल गए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।